प्रिय विद्यार्थियों, मैं नरेश कुमार भारी, सहायक आचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर। इस ई कंटेंट की श्रृंखला में आज हम बीए सेकेंड ईयर के पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं में यूएसए संविधान, अमेरिकी संविधान के विकास के चरण देखेंगे। कैसे यूएसए का संविधान डेवलप हुआ जो आज यूएस को रूल कर रहा है। हम अमेरिकी संविधान के विकास के चरणों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है उपनिवेशीकरण, दूसरा है कि कैसे वहाँ लगभग 6 साल तक राज्यमंडल का शासन रहा, जिसे अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान भी कहा जाता है। और तीसरा है जो आज अमेरिका में संविधान लागू है, वह संविधान कब और कैसे निर्मित हुआ। जहाँ तक फर्स्ट की बात है, उपनिवेशीकरण, हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन का जो शासन था, ब्रिटेन के साथ साथ अन्य जो शक्तियाँ थी, उनका पूरे विश्व में जो शासन था, उस शासन का प्रतिरूप या प्रकार था वो अलग अलग था। इवन भारत में भी सारे जो रियासतें थी या जो ब्रिटिश भारत के राज्य प्रांत थे, वो सेम तरीके से शासित नहीं थे। तो वैसे ही यूएसए में जो ब्रिटिश राज था वह कब स्थापित होता है और उसके विभिन्न प्रारूप या प्रकार क्या थे। 1492 कोलंबस के द्वारा यूएसए लैंड की खोज हुई थी और उस नई भौगोलिक खोज के उपरांत इंग्लैंड और यूरोप के लोग वहाँ जाकर बसने लग गए। ये लोग क्यों उस नए क्षेत्र में बसने लगे थे, इसके पीछे भी 2 कारण हैं। प्रथम है आर्थिक संपन्नता की चाह, यानी नई भौगोलिक खोजों के उपरांत जो लोग ये आशा कर रहे थे कि भी नया ट्रेड होगा, नई लैंड में नई संपन्नता, यानी अपने व्यापारिक फ़ायदे के लिए वो नई जगह पर बसने की इच्छा रखते थे। इस वजह से बहुत से लोग इंग्लैंड से या अन्य यूरोपियन देशों से न्यू महाद्वीप अमेरिका में जाकर बसना स्टार्ट कर दिया। दूसरा कारण था कि चार्ल्स फर्स्ट के टाइम से ही इंग्लैंड में धार्मिक अत्याचार बढ़ गए थे, तो धार्मिक अत्याचारों से बचने के लिए भी लोग अमेरिका जैसे नए देश में जाकर बसने लग गए थे। तो विभिन्न देशों से ये जो प्रवासी आए थे और वहाँ के जो मूल निवासी थे रेड इंडियन, उन सब के मिश्रण से एक नई हाइब्रिड कल्चर का निर्माण हुआ अमेरिका में। हाइब्रिड कल्चर यानी मिश्रित संस्कृति का निर्माण हुआ। चूँकि ये लोग यूरोप से गए थे और यूरोप में मेनली इंग्लैंड से गए थे, तो ये व्यवस्था प्रिय थे। उन्होंने इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड का लोकतंत्र था वो इवोल्व्ड लोकतंत्र था, तो वहाँ बहुत पहले से ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं का अनुसरण हो रहा था। तो इन देशों से आए नागरिकों ने व्यवस्थाएं स्थापित करने के लिए अपने मातृ देश इंग्लैंड से उपनिवेश स्थापना की आज्ञा प्राप्त कर ली। ये आज्ञाएं अलग अलग कंपनीज, अलग अलग जो बड़े अरिस्टोक्रेट्स थे या जो समुद्री खोज में जो अग्रणी थे, उन्होंने आज्ञाएं प्राप्त की। इन आज्ञाओं के अलग अलग प्रकार थे। ब्रिटेन की सरकार ने डिफरेंट तरीके से उनको शक्तियां प्रदान की। तो इन प्राप्त आज्ञाओं के आधार पर स्थापित उपनिवेशों को कुल हम 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी ब्रिटेन का यूएस पर जो आधिपत्य था वो सभी राज्यों पर, सभी उपनिवेशों पर एक जैसा नहीं था। तो ये आधिपत्य का प्रकार और कौन सी शक्तियाँ ब्रिटेन के सम्राट को प्राप्त थी, इनके आधार पर इन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है अधिकार पत्र प्राप्त उपनिवेश यानी चार्टर कॉलोनीज। दूसरा है स्वामी प्रधान उपनिवेश यानी प्रोप्राइटरी कॉलोनीज। तीसरा है शाही उपनिवेश यानी रॉयल कॉलोनीज। तो जो प्रथम प्रकार है चार्टर कॉलोनीज, ये उन कंपनियों के द्वारा स्थापित किए गए थे जिन कंपनियों को
उपनिवेश प्राप्ति का आज्ञा पत्र यानी चार्टर सम्राट से प्राप्त हुआ था। तो इनमें जो व्यवस्था का प्रकार था कि यहाँ का गवर्नर था उसका निर्वाचन होता था, और यहाँ की जो व्यवस्थापिकाएं थी उनका भी निर्वाचन होता था। लेकिन ब्रिटिश शासन का नियंत्रण की प्रक्रिया थी कि गवर्नर की नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति थी वो सम्राट प्रदान करता था। और सेकंड बात कि इंग्लैंड के कानून के प्रतिकूल कोई आप कानून नहीं बना सकती। ये कम स्तर का नियंत्रण है, बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं है कि आप कानून बनाने की स्वतंत्र हैं, लेकिन बशर्ते कोई भी कानून इंग्लैंड के कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। मात्र 2 उपनिवेशों में इस टाइप की शासन पद्धति थी। दूसरा जो उपनिवेश का प्रकार था वह था स्वामी प्रधान उपनिवेश। ये स्वामियों के द्वारा यानी एक तरीके से उन उपनिवेशों के मालिकों के द्वारा स्थापित किए गए थे। इनकी गवर्नरों की नियुक्ति ये मालिक करते थे, और इंग्लैंड का नियंत्रण, क्राउन का नियंत्रण, सम्राट का नियंत्रण सिर्फ इतना था कि गवर्नर की नियुक्ति का अनुमोदन सम्राट करता था, और गवर्नर विधायिका के कार्यों पर वीटो करने की शक्ति रखते थे। तो यह भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं है। तीसरा जो प्रकार था यानी सबसे ज़्यादा उपनिवेश जिस प्रकार से शासित हो रहे थे उन उपनिवेशों को कहते हैं शाही उपनिवेश यानी रॉयल कॉलोनीज। ये एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों के द्वारा स्थापित थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों के द्वारा शासित थे। यहाँ गवर्नर एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन यानी सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, और गवर्नर की सहायता के लिए एक निर्वाचित परिषद होती थी, और गवर्नर और निर्वाचित परिषद के द्वारा जो कानून बनता था उसकी अंतिम स्वीकृति क्राउन के द्वारा दी जाती थी। यानी सबसे ज़्यादा नियंत्रण ब्रिटिश गवर्नमेंट का इसी प्रकार के उपनिवेशों पे था, और अधिकांश उपनिवेश इसी श्रेणी में ही आते थे। जैसा कि हमने 3 प्रकार के उपनिवेश देखे, इससे यह चीज़ स्पष्ट है कि ब्रिटेन का अमेरिका के ऊपर नियंत्रण बहुत कम था। अधिकांश ये जो लोग थे ये औपचारिक स्वीकृति के द्वारा नियुक्त होने तक सीमित थे, यानी प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण नहीं था। लेकिन चूंकि अमेरिकन लोगों को यह नाम मात्र का आधिपत्य भी खटकने लगा, और उन्हें यह इतना भी मंजूर नहीं था कि अमेरिका को शासित करने वाले कानून पर औपचारिक सहमति भी ब्रिटेन की संसद दे। तो फिर अगली फेज का प्रारंभ होता है कि कैसे वहाँ स्वतंत्रता की भावना का उदय हुआ, और उस स्वतंत्रता की भावना ने उपनिवेशों को स्वतंत्रता दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता आंदोलन चूँकि इतिहास का विषय है तो हम इसे एक ओवरव्यू के रूप में देखते हैं। आपको पता होगा कि अमेरिकन के स्वतंत्रता संग्राम में एक मोमेंट ऐसा आता है जब ब्रिटेन के द्वारा कुछ पुराने लागू कानूनों को और सख्ताई से लागू किया जाता है और कुछ नए कानून बनाए जाते हैं। यद्यपि पुराने कानून पहले से लागू थे, उनको सिर्फ कड़ाई से उनका पालन करना था, और जो नए कानून बनाए गए थे वो भी बहुत आमूलचूल परिवर्तन उपनिवेशिक राज में करने वाले नहीं थे। लेकिन अमेरिकन्स को यह चीज़ स्वीकार्य नहीं थी। इसका डिटेल आप इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन इन नए कानूनों और पुराने कानूनों की कड़ाई की पालना के विरुद्ध स्वाधीनता की भावना का उदय हुआ, और विभिन्न उपनिवेशों के जो अग्रणी नेता थे उनके बीच पत्र व्यवहार समितियों का उन्होंने गठन किया। 1774 में 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ फिलाडेल्फिया नगर में, जिसे प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कहा जाता है। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस 1774 ईस्वी में 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन से को कहा जाता है।
इस प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए गए उनमें उन्होंने दमनकारी कानूनों का विरोध किया। जो 3 कानून मुख्यतः 1765 का मुद्रांक अधिनियम, करेंसी एक्ट, 1773 का चाय अधिनियम, टी एक्ट, और 1774 का मैसाचुसेट्स शासन अधिनियम, और दूसरा विदेशी माल के बहिष्कार का प्रस्ताव प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस ने पारित किया। 1700 अगले ही वर्ष 1775 में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का सत्र बुलाया गया और इसमें 13 उपनिवेश के प्रतिनिधि शामिल हुए। 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधि जो फर्स्ट में शामिल हुए थे, प्लस जॉर्जिया नया उपनिवेश ने अपना प्रतिनिधि भेजा। इस महाद्वीपीय कांग्रेस में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें यह था कि इंग्लैंड से युद्ध करेंगे और जॉर्ज वॉशिंगटन को सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया गया। 1775 से 1781 वो मेनली ये 6 वर्ष उपनिवेशों की संयुक्त सेनाओं और ब्रिटिश राज की सेनाओं के विरुद्ध के मध्य युद्ध चलता रहा और अंतिम रूप से 1781 में उपनिवेशों की विजय हुई और ब्रिटिश सेनापति की पराजय हुई। इन्हीं 6 वर्षों में युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, वह है स्वतंत्रता की उद्घोषणा जो 4 जुलाई 1776 में की गई थी। अब चूंकि देश आज़ाद हो गया है, एक तरीके से अलग अलग जो 13 उपनिवेश थे उनकी संयुक्त सेनाओं की लड़ाई की बदौलत वो स्वतंत्र हो गए। तो इन्हीं स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान ही इस बात पर विचार विमर्श चल रहा था कि हमें अपने आज़ाद देश को शासित कैसे करना है। तो इसी प्रक्रिया में हम देखते हैं कि कैसे उनके फर्स्ट लिखित संविधान का निर्माण हुआ, जिसे जो फर्स्ट लिखित राज्य व्यवस्था थी, पॉलिटी थी, वो एक तरीके से कन्फेडरेशन थी। कन्फेडरेशन होता है एक तरीके से शिथिल संघ, जिसमें राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती है केंद्र के बजाय, और इवन उन्हें राज्यों से पृथक होने की शक्ति भी शामिल होती है। तो 1774 ईस्वी में फर्स्ट महाद्वीपीय कांग्रेस हुई थी, जैसा हमने पढ़ा। 1776 में प्रत्येक उपनिवेश से एक एक सदस्य लेकर एक समिति का निर्माण हुआ, क्योंकि कोई भी आंदोलन को लीड करने के लिए निर्णय निर्माण हेतु कोई संस्थाएं आवश्यक होती हैं, तो उसी प्रक्रिया में एक समिति का निर्माण किया गया। 1777 में महाद्वीपीय कांग्रेस ने राज्यमंडल एवं स्थायी संघ बनाने पर सहमति दे दी। राजमंडल और स्थायी संघ बनाने पर सहमति होगी, यानी ये 2 वो मेन पिलर थे जो नए संविधान के होने वाले थे। 1781 में राज्यों ने उसकी पुष्टि कर दी। यह यूएसए का प्रथम संविधान कहलाया। यानी 1775 से लेके 1781 उनका फ्रीडम स्ट्रगल चलता है, और इसी फ्रीडम स्ट्रगल के जस्ट बाद में 1781 में उनका फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाता है। इस प्रथम लिखित संविधान की कुछ विशेषताएं थी जो अगर लिखित है, जैसे इसमें जो संघ का नाम दिया गया वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रखा गया। शक्तियों का वितरण कुछ इस तरह का था, जो आज भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में शक्तियों का वितरण इसी तरीके से है कि कुछ शक्तियां राज्यमंडल के लिए आरक्षित थी, शेष सभी राज्यों के लिए थी। राज्यमंडल यानी केंद्र के लिए, कुछ शक्तियां केंद्र के लिए आरक्षित थी और शेष सभी राज्यों के लिए छोड़ दी गई थी। तो केंद्र के लिए यानी राज्यमंडल के लिए जो आरक्षित शक्तियां थी वो थी युद्ध की घोषणा, संधि करने की शक्ति, मुद्रा जारी करने की शक्ति, दौत्य संबंध स्थापना की शक्ति, समुद्री सेना बनाने की शक्ति, ऋण लेने की शक्ति और डाक खाने की व्यवस्था। तो यहाँ आप देखते हैं कि बहुत कम शक्तियाँ राज्यमंडल के लिए सुरक्षित थी, यानी केंद्र के लिए बहुत कम शक्तियाँ सुरक्षित थी, बाकी सारी राज्यों के लिए थी। यानी
राज्य मंडल था वो एक कमजोर केंद्र था और राज्य बहुत स्ट्रोंग थे। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि चूंकि राष्ट्र की भावना इतनी स्ट्रोंग नहीं थी और राज्यों को ये संविधान अलाउ कर रहा था, तो राज्यों के बीच में आपसी द्वेष और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हो गई और गृह युद्ध की सी स्थितियाँ डेवलप हो गई। तो ये जो राज्य मंडल था ये बहुत ही शिथिल था। शिथिल यानी केंद्र उसमें कमज़ोर था और ढीला ढाला था। तो इसकी कुछ कमियां थी, इसी की बदौलत ये फेल रहा। वो कमियां निम्नलिखित थी। फर्स्ट, केंद्रीय कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का प्रावधान नहीं था, यानी केंद्र के लिए कुछ विषय या कुछ शक्तियां रिजर्व की गई थी, आरक्षित की गई थी, लेकिन उन पर काम करने के लिए कार्यपालिका या एक ऐसी न्यायपालिका का प्रावधान था ही नहीं। दूसरी बात कि केंद्र को कर लगाने का अधिकार नहीं था। जब कर लगाने का अधिकार केंद्र के पास नहीं होता तो उनके पास आर्थिक संसाधन का संग्रह नहीं हो पाता, क्योंकि और जब फाइनेंस पावर आपके पास नहीं है तो राज्य एक समय बाद केंद्र की आज्ञा की अवहेलना करना शुरू कर देते हैं। विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार नियंत्रण की शक्तियां नहीं थी, यानी इंटरस्टेट ट्रेड को नियंत्रित करने की शक्तियां केंद्र के पास नहीं थी, यानी राज्य मनमाने तरीके से इंटरस्टेट कर सकते थे। राज्यों के को अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने की छूट थी। इवन राज्य इंटरनेशनल रिलेशन भी मेंटेन कर सकते थे। इसके परिणाम स्वरूप क्या रहा? राज्य मंडल यानी 1781 का संविधान विफल रहा। ये विफल क्यों रहा? जैसा कि शिथिल राज्य मंडल का ढांचा था, राज्य हित को ही तरजीह देते थे राष्ट्रीय हित की बजाय। यानी जब भी कोई विषय उभरता था तो राष्ट्र हित की बजाय राज्य हित को ही प्राथमिकता मिलती थी। दूसरा, राज्य बाहरी देशों से संबंध बनाने लगे थे। राज्यों के बीच आपसी द्वेष, संघर्ष और प्रतिशोध की भावनाएं बढ़ने लगी थी और अक्सर राज्य केंद्र की अवहेलना करने लगे थे। तो एक तरीके से ये केंद्र का नियंत्रण वीक था और राज्य अपनी मनमानी करने लगे थे। तो ये एक गृह युद्ध की सी स्थिति पैदा हो गई थी। तो यह स्पष्ट हो गया था कि राज्य मंडल से अमेरिका शासित नहीं हो सकता। तो इसी गृह युद्ध की स्थिति के परिणाम स्वरूप 1786 में राज्य मंडल की कांग्रेस ने कुछ नए संविधान निर्माण का प्रस्ताव पारित किया। यानी यह प्रस्ताव कुछ इस तरह का था कि हमें संशोधन करने की जरूरत है, वर्तमान संविधान के जो प्रावधान है वो अपर्याप्त है। तो इस संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई। जो अग्रणी नेता थे वाशिंगटन, हैमिल्टन और मेडिसन, उनके विशेष प्रयासों से एक सम्मेलन बुलाया गया सेम फिलाडेल्फिया शहर में। 17 मई 1787 में फिलाडेल्फिया में यह सम्मेलन बुलाया गया। इसमें 53 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और जेफरसन ने इसे देवपुत्रों की सभा कहा था। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था, यानी जो एजेंडा था, वो था कि राज्य मंडल के संविधान में संशोधन क्या हो, सुझाव देना था। और ये आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी कि केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, इतना शिथिल ढांचा नहीं चल सकता। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। विभिन्न राज्यों के हितों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, समन्वय बैठाना, सामंजस्य आसान नहीं था, क्योंकि उनके हित एक दूसरे के विरोधी थे। तो अंततः ये तय हो गया कि इस संविधान में संशोधन भी पर्याप्त हैं, संशोधन से काम नहीं चलेगा, यानी नया संविधान ही बनाना पड़ेगा। और यह भी तय किया गया कि जो नया संविधान बनाएंगे वो कुल 13 राज्यों में से 9 राज्य
कि विधानमंडल जब उस संविधान को स्वीकार कर लेंगी तभी उसको लागू करेंगे। यानी एक ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें केंद्र शक्तिशाली हो लेकिन राज्यों की बात भी सुनी जाए, तभी तो 13 में से 9 राज्य उसको स्वीकार करेंगे। नया संविधान बना, लेकिन जैसे ही 13 में से 9 राज्यों की पुष्टि की बात आई तो उस पर राज्यों के द्वारा पुष्टिकरण नहीं हुआ, तो राज्यों के बीच मतभेद पैदा हो गए और अधिकांश जो अग्रणी नेता और राज्यों के चीफ थे वो 2 गुटों में बंट गए। कुछ राज्य संघ विरोधी और कुछ राज्य संघ समर्थक। संघ विरोधी यानी जो लोग मजबूत संघ का समर्थन कर रहे थे, संघ समर्थक यानी जो लोग मजबूत संघ का समर्थन कर रहे थे, और संघ विरोधी जो मजबूत संघ की बजाय मजबूत इकाई यानी राज्यों के पास ज़्यादा शक्तियां सौंपने की वकालत कर रहे थे। अंत में इन 2 गुटों के बीच में इस बात पर सहमति हो गई कि संघ के समर्थकों ने यह स्वीकार कर लिया कि संविधान में अधिकार पत्र का प्रावधान जरूरी है। तभी यहाँ ये सहमति बनती है। हम आगे देखेंगे कि कैसे 1 से 10 जो प्रारंभिक संविधान संशोधन हुए थे इसमें ये बिल ऑफ राइट्स का इंट्रोडक्शन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था। तो इस सहमति के उपरांत 9 राज्यों ने अनुसमर्थन कर दिया और 4 मार्च 1789 को यूएसए का नया संविधान लागू हो गया। यानी जैसा हमने देखा था, ब्रिटेन यूएसए का पहला लिखित संविधान 1781 में लागू हुआ था, जो एक तरीके से राज्यमंडल था, वह फेल रहा, और नया संविधान जो आज भी अमेरिका को शासित कर रहा है वह 4 मार्च 1789 को लागू हुआ। अब हम ये देखते हैं कि एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते क्यों यूएसए के संविधान को पढ़ना या क्यों यूएसए के संविधान को पढ़ाना इतना महत्वपूर्ण है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसा हम जानते हैं कि ब्रिटेन ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, यानी सबसे पुराना लोकतंत्र है। लेकिन ब्रिटेन में लोकतंत्र और संविधान है वो इवोल्व हुए थे, यानी किसी एक दिन विशेष पे ऐसे लिख के फाइनल नहीं कर दिया गया कि ये ब्रिटेन का संविधान है। धीरे धीरे परंपराओं से, अधिनियमों से, न्यायिक निर्णयों से वहाँ का जो लोकतांत्रिक कल्चर है, लोकतांत्रिक ढांचा है, उसका निर्माण हुआ था। लेकिन यूएसए पहला एक प्रयास था जिसमें लोग संविधान को लिखा गया, यानी एक समिति के द्वारा, कुछ एक लोगों के द्वारा लिखा गया, और उस लिखे हुए संविधान पर यह लोकतंत्र फला फूला, और आज यह लोकतंत्र इतना फला फूला कि आज ब्रिटेन अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में एकमात्र महाशक्ति के रूप में सबसे विकसित देशों में एक है। तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे एक संविधान सभा ने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो आज तक इतना सफल प्रयोग रहा है, यानी राजनीतिक वैज्ञानिक के नाते कि यह इतना सफल प्रयोग है जो पढ़ना वर्थ है। जहाँ तक ब्रिटेन की बात है, ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो आज तक जो भी अब तक का सबसे सफल या सबसे
आदर्श जो व्यवस्था थी, लोकतंत्र था, वह ब्रिटेन का अगर माना जाए तो वहाँ ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था थी। क्योंकि ब्रिटेन छोटा द्वीपीय देश था, इस वजह से यह संभव था कि उसे पूरे देश में एक गवर्नमेंट से उसे नियंत्रित किया जा सकता है, शासित किया जा सकता है। लेकिन यूएसए का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, तो यहाँ और अपना कोई भी देश की राजनीतिक संस्कृति या उसमें अन्य जो जोग्राफिकल हिस्टोरिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो वहाँ की शासन व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ ये संभव नहीं था कि इतने बड़े देश को हम एक यूनिटरी व्यवस्था से शासित करते और इस पर विभिन्न राज्य सहमति देते, यह भी जमने वाली बात नहीं लगती। तो यहाँ राज्यों ने और राज्यों के बीच में सहमति से जो व्यवस्था बनी वह एक संघवादी व्यवस्था थी, यानी फेडरल सिस्टम था। तो अमेरिकन फेडरल सिस्टम एक तरीके से आदर्श संघवाद के रूप में विकसित हुआ, जिसमें राज्यों को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान हैं और राज्य इतने मजबूत होने के बावजूद भी यूएसए ने हर पैमाने पे अपने आप को साबित किया है, यानी विकास की राह पर निरंतर चल रहा है। तो यह एक संघवाद का यानी संघ का आदर्श उदाहरण है। तीसरा, ब्रिटेन संस्थात्मक व्यवस्था का मॉडल था। तो इस संस्थात्मक मॉडल के इतर एक नई व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, जिसे अध्यक्षीय व्यवस्था कहा जाता है। यह भी एक सफल प्रयोग था। आज अगर विश्व में जितने भी शासन व्यवस्थाएं हैं उनको मोटा मोटी अगर दो भागों में बांटा जाता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी अध्यक्षीय प्रणाली और संस्थात्मक व्यवस्था। तो यह भी एक नई विशेषता थी, नई बात थी जो आज तक किसी सिस्टम में की विशेषता नहीं थी। अगला है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का पृथक्करण। अमेरिका के संविधान में एक नया प्रयोग किया गया था, शक्तियों का पृथक्करण। यानी फ्रेंच राजनीतिक विचारक मोंटेस्क्यू ने यह अवधारणा दी थी कि स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए कैसे किसी एक व्यक्ति, एक संस्था या एक समूह के पास विधायन, कार्यपालन और न्यायपालन की शक्तियाँ देना स्वतंत्रता को खतरे में डालना है। अच्छा है, स्वतंत्रता तभी सुरक्षित रहेगी जब लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन और जुडिशरी की शक्तियाँ तीन अलग अलग संस्थाओं, व्यक्तियों या समूहों में दी जाए। ये सेपरेशन ऑफ पावर हम अगले अध्यायों में या अगले लेक्चर्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि सेपरेशन ऑफ पावर एक बहुत अनूठा प्रयोग था जो यूएसए के संविधान में किया गया था। ये जो विशेषताएं हमने पढ़ी, ये यूएसए के संविधान को यूनिक बनाती हैं और बहुत महत्वपूर्ण बनाती है, तभी हम पढ़ते हैं। तो ये हमने आज यूएसए के संविधान का विकास पढ़ा। कल हम यूएसए के संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। थैंक यू।